हेलो नमस्कार, मैं देवाक्षी वासुदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आभा ऑनलाइन एकेडमी में। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूजीसी नेट जेआरएफ या फिर कहें नेट जेआरएफ के थ्रू अपना करियर बनाने वाले हैं। इस वीडियो में हम हर एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे कि नेट जेआरएफ के बाद करियर के लिए हमारे पास क्या विकल्प होते हैं, क्या ऑप्शंस होते हैं। नेट जेआरएफ क्लियर करने के बाद पीएचडी में एडमिशन लेने की क्या प्रक्रिया होती है और बाद में कि हाँ एपीआई स्कोर का क्या महत्व है पीएचडी एडमिशन में। इन सभी तथ्यों को समझते चलेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे करियर के लिए। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त या फिर बहुत ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मिले जो बस तैयारी कर रहे थे यूजीसी नेट जेआरएफ या फिर सीएसआईआर नेट की। उनको एक्चुअली में पता नहीं था कि इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी और तैयारी किए जा रहे हैं और जब उनका रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद उनको टेंशन हो जाती है कैसे क्या करें। फिर इधर कांटेक्ट करना उधर कांटेक्ट करना एकदम मतलब उनको कहीं से हेल्प किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ उनके लिए एक माहौल टेंशन वाला ज़रूर बन जाता है कि अब आगे क्या करना है मुझे और इसकी क्या प्रक्रिया है। तो यह वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है जो इस समस्या से जूझ रहे हैं या फिर जिनको ये समस्या है। ठीक, हम बात करेंगे नेट जेआरएफ क्लियर करने के बाद, नेट जेआरएफ के बाद करियर के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो सीएसआईआर नेट हो या फिर यूजीसी नेट हो। यूजीसी उनके लिए होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यूजीसी ये आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं करीब 80 to 85 इनसे संबंधित होता ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, एनटीए द्वारा कराया जाता है। और जो साइंस स्ट्रीम से है, जैसे कि जिन्होंने साइंस से अपना पीजी कंप्लीट किया हुआ है और साइंस के फील्ड में ही अपना आगे करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए होता है सीएसआईआर नेट जेआरएफ। ठीक, तो यूजीसी के लिए भी आपको समझ में आ गया, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यह एक आयोग है जो हम सबके लिए यही प्रोसीजर होता है। मैं बात करूँगी इस पर। तो सबसे पहले बात करते हैं ये होता क्या है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यह एक आयोग है जिसके द्वारा हमारे नेट जेआरएफ का जो हमारा सर्टिफिकेट होता है या फिर कहिए जो डिग्री होती है हमारी, इसको जो है इन्हीं के द्वारा मान्यता प्राप्त की मतलब मिलती है। ठीक, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाता है जब हम नेट क्लियर कर लेते हैं। ठीक, तो ये हम इनको मान लीजिए आप सिर्फ नेट होता है, सपोज कीजिए सिर्फ नेट होता है, तो आपके पास उस क्या विकल्प है इसके बाद। और यदि आपके पास अगर नेट और प्लस जेआरएफ भी दोनों हो जाता है तो क्या विकल्प है। जो फ्रेश स्टूडेंट्स है, जैसे कि जिन्होंने अभी अभी अपना पीजी कंप्लीट किया और वो इस एग्ज़ाम में बैठे और उनका हो गया नेट जेआरएफ, उनके लिए भी मैं बताऊंगी। और जिनका एज बीत चुका है जेआरएफ के लिए लेकिन नेट के लिए वो एलिजिबल है, नेट के लिए कोई एज नहीं है, एज लिमिट नहीं है, लेकिन जेआरएफ के लिए एज लिमिट है। ठीक, तो उनके लिए भी वही चीज़ हो जाता है। और जो अपीयरिंग में है उनके लिए भी सेम चीज़ है कि हाँ अपीयरिंग अभी पीजी अपना कर रहे हैं लेकिन नेट की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये राष्ट्रीय स्तर का जांच होता है। ठीक, और यहाँ से क्या होता है ना कि हमें यूजीसी द्वारा अगर हम नेट कर लेते हैं तो इनके द्वारा मान्यता दिया जाता है नेट और जेआरएफ दोनों का। अगर हम जेआरएफ कर लेते हैं तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये यूजीसी के द्वारा दिया जाता है। करीब 32-35,000 जेआरएफ के रूप में, ये फेलोशिप के रूप में करीब 3 से 5 साल के लिए ये आपके पीएचडी के लिए, ठीक, पीएचडी के लिए दिया जाता है। जब आप पीएचडी कंप्लीट कर लेंगे तो ये फेलोशिप बंद कर दी जाती है। तो इतना समझ लीजिए कि जो यूजीसी है आपको अगर आप नेट कर लेते हैं तो कोई आपको जॉब नहीं दे रही है, कोई भी आपको जॉब नहीं दे रहा है नेट करने से। ठीक, आपके पास विकल्प इतना रहता है कि अगर आप नेट कर लेते हैं तो आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और प्लस में अगर जेआरएफ भी कर लेते हैं तो साथ में पीएचडी करते रहने के लिए आपको यूजीसी द्वारा ग्रांट भी फेलोशिप भी दिया जाता है। ठीक,
तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेसर की जो क्राइटेरिया है कि हाँ योग्यता की। तो हम प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, हमारे पास जो डिग्री होती है, ई सर्टिफिकेट होता है, बस ये कहने के लिए होता है। मान लीजिए हम एक टाइप से तमगा ही बोलेंगे, और तमगा नहीं बोलेंगे उसको, वो तभी आपके लिए यूजफुल है जब आप इसके योग्य हो। हमारे पास दो ऑप्शन बचता है कि अगर हम जेआरएफ नहीं हुआ तब भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम एलिजिबल हो तो जाते हैं यूजीसी के द्वारा, लेकिन यूजीसी की नज़रों में। लेकिन बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जब हम एक वो जॉब नहीं देते हैं, कोई भी हमें जॉब नहीं देता है। हमारे पास विकल्प होता है कि हम जाएं किसी कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस और या फिर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे वैकेंसी आती है, वहाँ पे हमें जाके अप्लाई करना होता है। हम अप्लाई करेंगे, जब हम अप्लाई करेंगे तो दो तरीके से यहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है, दो तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जब एलिजिबल हो जाते हैं तो दो तरीके से आपको ये यहाँ पे जो कहे कि हाँ बहाल किया जाता है। पहली बात तो ये, अगर आप एक इंटरव्यू के द्वारा और एक एग्ज़ाम के द्वारा। इंटरव्यू की रही बात तो वहाँ पे आ जाता है API स्कोर। वहाँ अगर आप जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, तो वहाँ आपका इंटरव्यू होगा, प्लस में इंटरव्यू के साथ साथ आपका API स्कोर देखा जाएगा। API स्कोर जिनका ज़्यादा होगा उन्हीं को ये मतलब उन्हीं को सबसे पहले एडवांटेज दिया जाता है और उन्हीं को सबसे पहले आगे रखा जाता है, ठीक। तो API स्कोर क्या होता है? एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये उसी तरीके से जैसे कि आपने अपना जैसे कि 10th हो गया, उसमें आपके कितने परसेंटेज आए, 12th हो गया, उसमें आपके कितने परसेंटेज आए, या फिर UG में आपके कितने आए, कितने परसेंट हुए, PG में कितने हुए, इन सभी को मिला के प्लस में अगर आप PhD है तो PhD वाले को पहले से ही UGC के द्वारा ये कहा गया है कि उन्हें 30 नंबर पहले से ही मिल जाते हैं। अगर आप नेट प्लस JRF है, ठीक, तो आपको मात्र 7 नंबर दिए जाते हैं। सिर्फ नेट है आप तो आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। सोचिए PhD वालों के सामने आप कहाँ खड़े रहेंगे, उनके सामने टिक भी नहीं पाएंगे, हम या आप जो भी है। तो हमारे लिए यही विकल्प हो जाता है कि अगर हम इंटरव्यू के आधार पर कहीं जाते हैं तो वहाँ PhD वालों को सबसे ज़्यादा एडवांटेज दिया जाता है, क्योंकि API स्कोर जो है यहाँ इसने आपने 10th में कितने आए हैं आपके, जैसे कि अगर सबका सारे मिला के एक कैलकुलेशन करने का एक मेथड होता है, वो आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात करेंगे हम कि हाँ कितना आता है। मान लीजिए यहाँ पे आपका 70% है 100% में, यहाँ पे आपके 80% है, यहाँ पे आपके 75 है, यहाँ पे आपके आ गए 79। तो इस तरीके से मिला के वो परसेंटेज तैयार किया जाता है। और मान लीजिए किसी का 60 से लो ही है, 60 से नीचे है या फिर 50 से नीचे है, तो उनको किनको आगे रखा जाएगा? जिनका परसेंटेज ज़्यादा है उनको आगे रखा जाएगा। तो सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर हमारे पास बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। पहली बात तो ये कि हमारा ये जो 10th और ये +2 और UG PG में ही हमारे पास बाकियों से सबके पास नहीं होता है कि हाँ ये सीट बहुत लिमिटेड आता है, 10, 8 ऐसे सीट आएंगे वहाँ पे। फिर हमारे पास बहुत सारी भीड़ होती है और हम कंपटीशन ज़्यादा होता है और हमारा API स्कोर बहुत कम होता है, तो कैसे हम टिक पाएंगे? तो हमारे लिए, और ऊपर से भ्रष्टाचार का भी पूरा हमारे पास ये रहता है कि हाँ पॉसिबिलिटी होती है कि भ्रष्टाचार की भी पूरी संभावना है। तो API स्कोर यही है कि अगर मान लीजिए आपका कम आ रहा है तो इंटरव्यू के द्वारा नहीं जा सकते, मतलब हम जाएंगे भी तो हमें छांट दिया जाएगा, क्योंकि UG PG 10th और +2 में जिनके ज़्यादा नंबर आएंगे, सीट लिमिटेड आता है, 8, 10, 15, 20 ऐसे आएगा। फिर वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा। और अगर PhD वाले आ गए, ऐसा नहीं कि PhD वालों की संख्या कम है, PhD वालों की संख्या भी अच्छी खासी मात्रा में है। तो PhD वाले अगर आ जाते हैं, प्लस में अगर उनका नेट JRF भी है, तो उनको तो यहीं से 7 नंबर ये आ जाता है, यहीं से हो गया।
फिर बाकी अगर उनका अगर 60 भी आ रहा है, बाकी API स्कोर मिला के अगर उनका 60 भी आ रहा है, तो फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि कहाँ पे ये नंबर जा रहा है। ठीक, 70 आ जा रहा है तो भी आगे बढ़ा चला जाएगा। तो PhD वालों को इतना एडवांटेज मिल जाता है कि हम डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू जाएंगे तो हमारा वहाँ पे टिकने के चांसेस बहुत कम होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास विकल्प यही होता है कि अगर हम नहीं जा पा रहे हैं इंटरव्यू के थ्रू कहीं पे, बस वो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है UGC के द्वारा कि आप एलिजिबल हो चुके हैं। आप इंटरव्यू के थ्रू कहीं भी जाइए, या फिर एग्ज़ाम के जैसे कि सब स्टेट वाइज एग्ज़ाम कराया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जैसे कि UP हो गया, MP हो गया, राजस्थान हो गया, RPSC का आता है। ठीक, और या फिर रांची में भी आता है, सॉरी झारखंड से भी आता है, और उत्तराखंड, ये इन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कुछ ऐसे गिने चुने राज्य है जहाँ से एग्ज़ाम के द्वारा, ठीक है, एग्ज़ाम के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली कराई जाती है। मतलब वैकेंसी आती है, वहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रॉपर, लेकिन वहाँ डिमांड क्या होता है कि आप नेट, अगर मिनिमम आपके पास नेट होना चाहिए, अगर नेट नहीं है तो कम से कम आपके पास PhD होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास PhD नहीं है अभी फ़िलहाल, हमारे पास नेट है, अगर JRF नहीं भी है तब की मैं बात बोल रही हूँ, अगर JRF नहीं है, ओनली नेट है, ओनली नेट है, तो फिर हम इसके लिए ज़रूर एलिजिबल हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि UGC के द्वारा हमें योग्य करार दे दिया गया है कि हाँ, हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक हैं। लेकिन हमें उनके द्वारा कोई जॉब नहीं दिया जाता है, बस हम एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। अब आपके पास कितनी क्षमता है कि आप उस एग्ज़ाम को निकाल पाएँ। यहाँ पे ना API स्कोर देखा जाता है, और ना ही यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें हैं कि हाँ, आपको PhD के लिए 30 नंबर मिल गए, ये सब बाद की चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एग्ज़ाम के थ्रू, बस आपके पास नेट होना चाहिए एग्ज़ाम में बैठने के लिए। एग्ज़ाम में आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो यहाँ पे कट ऑफ तैयार होता है। ठीक है, कट ऑफ तैयार होता है, उस हिसाब से आपकी रैंक आती है और तब सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू होता है। पहले एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारा चांस, बहुत लोगों के चांसेस हो जाते हैं कि हाँ, यहाँ पे वो अपने अपने लिए नौकरी, जॉब या फिर अपना करियर इसमें बना सकते हैं। तो यही हमारे पास ऑप्शन हो जाता है कि हाँ, नेट के बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या फिर इंटरव्यू के माध्यम से जाएंगे हम। तो इंटरव्यू में यही है कि API स्कोर वहाँ पे आ जाता है बीच में। तो API स्कोर सबके बस की उतनी बात नहीं होती है, क्योंकि PhD वालों की संख्या पहले ही है, उन्हें 30 मिल जाएगा। अगर वो प्लस में नेट JRF है तो 7+ अलग से, फिर बाकी उनका जो एकेडमिक स्कोर है उन सारी चीज़ों को गिना जाएगा। तो उनके सामने जो PhD नहीं जिन्होंने किया है वो नहीं टिक पाएंगे। तो सब उनके लिए यही चीज़ है। मैं मतलब इसमें आपको ये समझा रही हूँ कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। ठीक, तो यही है कि करियर के लिए हमारे पास यही विकल्प होता है कि अगर सिर्फ नेट होता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे कि कोई भी स्टेट वाइज आया अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट से एज ए गेस्ट टीचर कहीं पे जाके पढ़ाना है प्राइवेट कॉलेज में, तो वहाँ भी जा सकते हैं। फिर वहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू कैसा गया उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। या फिर अगर आपका PhD आपने पहले से कर रखा है तो फिर अच्छी बात है, नेट भी हो गया आपका, PhD भी हो गया, फिर आपके पास तो अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा एकेडमिक मिला के। तो चांसेस है कि आपके API के थ्रू ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने PhD नहीं किया हुआ है, सिर्फ आपका नेट है और JRF है, सिर्फ नेट है, तो आप अप्लाई करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर नेट JRF दोनों हो जाता है तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और प्लस में ये है कि अप्लाई करने के साथ साथ आपको UGC के द्वारा JRF के लिए फेलोशिप भी दी जाती है 3 से 5 साल के लिए। आपके पास नेट हो गया, आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। आप जैसे कि किसी के पास नेट नहीं है और असिस्टेंट प्रोफेसर की
विज्ञप्ति आ रही है, वहाँ पे फॉर्म आ चुके हैं अप्लाई करने के लिए, तो आप नहीं दे सकते हैं, फॉर्म भी नहीं फिल हो पाएगा आपका। लेकिन अगर आपके पास नेट हो चुका है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, फिर सब्जेक्ट की तैयारी करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इंटरव्यू निकाल के आप अपना करियर उसमें बना सकते हैं। और साथ ही साथ JRF भी हो गया है, तो JRF के लिए आपको फेलोशिप दी जाती है 3 से 5 साल के लिए। अब यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास ये विकल्प आ जाता है, तो हम PhD भी कर सकते हैं साथ में फेलोशिप के साथ, जो UGC हमें प्रोवाइड करेगी, और हम किसी एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल भी हो जाते हैं। आगे बात करते हैं कि नेट JRF अगर हो जाता है तो अगर नेट JRF हो जाता है तो इसके बाद PhD में एडमिशन लेने की क्या प्रक्रिया है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो जाती है, जैसे कि मेरे ही कांटेक्ट में कुछ मेरे मित्र थे, और या फिर शुरुआती दिनों में मुझे भी बहुत कम चीज़ें पता थी, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उनके लिए जिनको कुछ पता नहीं है इसके बारे में कुछ खास डिटेल, कि हाँ लोगों के कहने सुनने, या फिर इंटरेस्ट आया और शुरुआत कर दी, तैयारी कर दी, लेकिन नेट JRF के बाद अचानक सामने समस्या खड़ी हो जाती है कि क्या करना है आगे। तो हमारे पास PhD में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास बिल्कुल वही प्रक्रिया आ जाती है, वही चीज़ें सामने आ जाती है जो जॉब के लिए। जैसे बिल्कुल API स्कोर मैटर यहाँ भी करता है, 2 तरीके से आता है, जैसे कि DU हो गया, JNU हो गया, BHU हो गया, जितने भी मेन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर स्टेट ही जो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया ठीक। तो जितने भी मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के साथ ये दिक्कत है कि 1-2 तरीके से यहाँ पे एडमिशन कराई जाती है PhD में। पहला आपका एग्जम्प्टेड कर दिया जाता है, और दूसरा रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, रेट, ठीक। कहीं कहीं ये क्रेट कर दिया जाता है, कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, जैसे कि लखनऊ में लखनऊ या फिर दूसरी जगह इसको शायद क्रेट बोलते हैं, और BHU में रेट बोलते हैं, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर मान लीजिए आपका API स्कोर कम है, जैसे कि PhD आपने नहीं किया है, आपका JRF हो चुका है और आपको चाहते हैं कि आप PhD करें फेलोशिप के साथ, ठीक। तो यूनिवर्सिटी ने आपका कोई ठेका नहीं लिया हुआ है, ठेका लिया हुआ है ना UGC ने, ठीक। तो हमें क्या करना है कि हमें हमारे दम पे सबसे पहले ऑनेस्टली हमें यहाँ पे एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने के बाद ही ये JRF का फेलोशिप हमें मिल पाता है, ठीक। और इसमें भी है कि हमारा जो कोर्स वर्क होता है 6 महीने का, 6 मंथ का, वहाँ इसके लिए हमें कोई भी फेलोशिप नहीं मिलती है, ठीक। हम इसके बाद जो हमारा पीरियड स्टार्ट होता है PhD का, वहाँ पे से JRF का फेलोशिप दिया जाता है, JRF की फेलोशिप दी जाती है। तो बात करते हैं API स्कोर की। जैसे कि हमारा API स्कोर कम है, 10th ले लिए, 12th, वही UG, PG, तो इन सब के लिए मान लीजिए इसमें हमारा परसेंटेज कम है और हम जा रहे हैं वहाँ पे एग्जम्प्टेड के थ्रू, एग्जम्प्टेड जिनको पहले ही एंट्रेंस से पास कर दिया जाता है, तो वहाँ पे जो सूची तैयार की जाती है उसके साथ वहाँ भी कट ऑफ तैयार किया जाता है, और वहाँ पे बेस आधार क्या होता है, इंटरव्यू आधार किया होता है वहाँ पे, और प्लस में API स्कोर। मान लीजिए आपने API इंटरव्यू में बहुत अच्छा आपका जो तत्कालीन या फिर वर्तमान में आपका एजुकेशन बहुत अच्छा, क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा हो चुका है, हर चीज़ है, आपने अच्छे से मेहनत की है, पढ़ाई करी है, लेकिन आपका जो एकेडमिक स्कोर है पिछले कुछ सालों में, वहाँ आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, जैसे कि 55 हो गए यहाँ, 60 यहाँ, 65 पे यहाँ, 60 यहाँ, इस तरीके से, तो वहाँ आपका एडमिशन होना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे मान के चलिए आपको अगर इंटरव्यू में पूरे के पूरे नंबर दे दिए जाएंगे, 30 में 30, कि कहीं पे 30, कहीं पे 25 नंबरों पे ये इंटरव्यू होता है, तो भी बहुत कम चांसेस है कि आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा।
अगर आपका APA स्कोर कम है तो। लेकिन अगर आपका APA स्कोर ज़्यादा है, 75+ हो जा रहा है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आप आराम से वहाँ एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि 75% तो आपका यहीं बन जा रहा है। प्लस में इंटरव्यू में अगर आप 30 नंबर का है तो आप अगर अच्छा से मेहनत करेंगे तो 25, 26, 27, 28 आ ही सकता है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अब बात उनके लिए रह जाती है जिनका APA स्कोर बहुत कम है, तो उनके पास यही है कि वो एंट्रेंस दे। ठीक, एंट्रेंस दे, और एंट्रेंस देने के बाद उसमें कोशिश करे कि वो टॉप रैंक में आए, तभी उनका वहाँ पे एडमिशन होना। मैं अच्छे यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ, जहाँ पे आप चाहते हैं, हर इंसान का सपना होता है कि बढ़िया से बढ़िया विश्वविद्यालय से PhD करें। ठीक, तो उनके लिए यही मेरे पास सुझाव है कि आप बढ़िया से मेहनत कीजिए, कमर कस लीजिए मेहनत करने के लिए। और जब आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी को छोड़े ना, एग्ज़ाम के साथ साथ आप समझिए कि PhD की भी तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम के साथ साथ समझिए कि PhD की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। और अगर सोच लीजिए, आप पहले ही मिला लीजिए कि आपका APA स्कोर क्या है, कम है तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल ना छोड़िए। जैसे कि एग्ज़ाम दे के कुछ लोग रिलैक्स हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए, या फिर किसी और का निजी कारणों की वजह से ही अगर छोड़ देते हैं, तो प्लीज़ मत छोड़िए। अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो आप अपनी तैयारी रेगुलर रखें। और जब आपका ये नेट JRF का रिजल्ट आ जाता है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो तुरंत फॉर्म अप्लाई करें जब भी वहाँ पे विज्ञप्ति आती है। और आने के बाद, अप्लाई करने के बाद जैसे ही इंट्रेंस होगा, कोशिश कीजिए टॉप रैंक में आने की। ठीक है, वहाँ पे लिमिटेड वहाँ पे भी सीट होता है, और उसके बाद कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो अगर आप वहाँ पे अच्छा रैंक ला पाते हैं तो, और प्लस में इंटरव्यू भी होगा, फिर वहाँ पे आपके बहुत चांसेस हो जाते हैं कि आप सिलेक्ट हो पाएँ। तो यही मेरा जो मेरा पर्सनल अनुभव है मैं बता रही हूँ आपको, कि शुरुआती दिनों में हमें नहीं लगता है कि नहीं है तो सिंपल है, हर चीज़ से ठीक है, ऊपर ऊपर से देखने में हर चीज़ अच्छा लगता है। लेकिन जब आप JRF क्लियर कर जाते हैं, नेट क्लियर कर जाते हैं, तब आपके सामने ओरिजिनल समस्या खड़ा हो जाता है, समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हाँ, हमें आगे क्या करना है। और बहुत सबके पास वो गाइड करने वाला नहीं होता है कोई, कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, आगे क्या नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को भटकना पड़ता है, पूछना पड़ता है, सही से जानकारी नहीं मिलती है, उनका टाइम ख़राब होता है। तो उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है। आशा करती हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा, थोड़ी बहुत भी आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपको कुछ इसमें पूछना हो या आपको कुछ गड़बड़ लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।